हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि 2 दिन पहले IESL की RTI के अंतर्गत OMGC की रिपोर्ट आई। उस पर काफ़ी वीडियो बने, जानकारी दी गई। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूं। 20 फरवरी से जंतर मंतर पर सैनिकों का धरना चला हुआ है और हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि ये लोग सैनिकों का धरना नहीं, ये पॉलिटिकल लोग हैं। हमको पता था कि सपोले बिलों से निकलेंगे, लेकिन निकल क्यों नहीं रहे थे। इनको पता है कि जैसे ही निकलेंगे एकदम अटैक हो जाएगा। लेकिन कल थोड़ी सी झलक दिखाई सूबेदार सुरेश नारा के नाम से, क्योंकि हो सकता है सुरेश नारा नहीं हो, ये वही व्यक्ति है जो मतलब ये अपना वो खेल खेलता रहता है। पहले भी इसने खेल खेला था, जो थर्ड राजरिफ के आदमी को बीच में लेकर के अपनी गाथाएं सुना रहा था। अब मैं थोड़ा सा उसका तो पूर्ण रूपेण बाद में बनाऊंगा। अब मैं उनके 2 और 3 पॉइंट पढ़ता हूं उस लेख के। पहला लेख, मेरा सभी भूतपूर्व सैनिकों का यह कहना है कि 2013 में आयोजित रेवाड़ी रैली की तरह इस सरकार का घमंड चकनाचूर करने के लिए हरियाणा में किसी स्थान पर एक रैली का आयोजन किया जाए और इस भूतपूर्व सैनिकों की इस रैली के मंच से इस क्रूर सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया जाए। यानी ये हुड्डा की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं और दूसरा केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ने को कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ अंधभक्त ESM मेरे इस विचार से सहमत नहीं है। ये दिन रात सोते जागते बीजेपी भक्ति में लगे रहते हैं। उनका सपना धुंध में देखने वाले गधों जैसा होता है। वे अक्सर बेतुके कमेंट करते हैं। वे कहते हैं कि मैं ये सब राजनीति कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इन 2 चीज़ों को पढ़ूंगा। इसको पूर्ण जो इसका लेख है, इसका विश्लेषण तो मैं बाद में करूँगा। आप समझ गए होंगे इन 2 कमेंट से कि ये लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग, किसान आंदोलन से निकले हुए, जाट आंदोलन से निकले हुए, ऐसे जो टुकड़े टुकड़े गैंग से निकले हुए लोगों जैसे विचार रखते हैं। ये भारत सरकार को उखाड़ने की बात करते हैं, हरियाणा से हुड्डा सरकार को उखाड़ने की बात करते हैं। भाई आप पॉलिटिकल हो तो रहिए, कोई मना नहीं करता। भूतपूर्व सैनिकों का एक स्वरूप है, एक इमेज है, उसको आप खत्म मत कीजिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है और यही कारण है कि भारत सरकार ने आज तक आपको नहीं पूछा है, क्योंकि आपकी एक एक रिपोर्ट भारत सरकार के पास है। और आज मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, ये कोई एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं बैठे हुए, इसलिए इन्हें ज्ञापन नहीं बनाया, इसलिए ये सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। ये केवल और केवल उस मौके की तलाश में हैं जहां ये डिक्लेयर कर सकें कि सारे एक्स इनके साथ आ जाएं और इनकी कमाई हो जाए। और कमाई तो ये कर चुके और उसके बाद में इनका काम आराम से चल सके। अब मैं थोड़ा OMGC रिपोर्ट पर आऊँगा, क्योंकि इसका तो विश्लेषण बाद में पूर्ण रिपोर्ट करूँगा। मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई है, इसका ट्रेलर दिखाया है। आगे क्या क्या कहा गया है इन लोगों ने वो आपको बताएंगे। OMGC की रिपोर्ट पब्लिक हुई, IESL की RTI डाली। ऐसा क्या हुआ कि अचानक IESL RTI डालता है और PCDA OMGC की रिपोर्ट को संपूर्ण रूप से पब्लिक कर देता है। 2016 और से यानी 2023 तक 7 साल तक ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। रिपोर्ट केवल रिकमेंडेशंस करती है, मंजूरी नहीं करती है। कोई स्वीकृत नहीं किया है कुछ भी। रिपोर्ट को कौन सा भाग या रेफरेंस सरकार ने मंजूर किया, यह रिजेक्ट किया, यह उसमें पता नहीं चलता है। PCDA के पास रिपोर्ट का होना क्या दर्शाता है? क्या रिपोर्ट DSW के पास नहीं होनी चाहिए थी? मुझे लगता है इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जो OROP 2 में लागू कर दी गई हैं और उसको कवर करने के लिए शायद इस रिपोर्ट को बाहर लाया गया है। मैंने बताया था कि जो मेजर्स की पेंशन है 21.5 साल के बाद रेगुलरली 12% की वृद्धि है, जबकि उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.38 है और उसके बाद मेजर होते ही नहीं है। तो ये लाइव डाटा कहां से लेकर के आए? शायद हो सकता है ये कहते हैं कि मेजर्स को लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन दी हुई है। तो आखिरकार वो कौन सा रूल है, कौन सा नियम है जो लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन दी हुई है, या चुपके से ही कोई नियम बना लिया है? हमें भी तो उसका पता चल जाना चाहिए। और यदि ऐसा किया है तो फिर तो ऐसा नियम सब पर ही लागू होना चाहिए। अब उसके बाद लोगों ने वीडियो बनाए, जानकारी दी और एक वीडियो आया कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब का। सारे पॉइंट उन्होंने बताए और कहते हैं उसमें कि
जो वन मैन जुडिशियल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें कौन कौन सी सिफारिशें मंजूर की गई हैं, कौन कौन सी मांगे मंजूर की गई हैं। कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब, वर्ड का चयन कीजिए, एक भी मांग मंजूर नहीं की गई है। मंजूरी का काम भारत सरकार का है, आयोग का काम केवल रिकमेंडेशन का था। आयोग ने रिकमेंडेशन की है, आयोग मंजूर नहीं करता और रिकमेंडेशंस को बाद में भारत सरकार मंजूर करती है। और अन्य खबरें भी इधर उधर से आई, हमारे पास फोन आने लगे कि साहब ये फिर दोबारा 2.81 की बात करने लगे। और एक बात और बड़ी, पूरे जंतर मंतर के बैठे हुए लोगों ने जो ज्ञापन में दिया था अपने में कि पहले 75% पेंशन थी, बाद में 50% कर दी गई थी, इनके उसी पॉइंट को मैंने चीर फाड़ की थी। मैंने कहा था 75% कभी नहीं थी, हाँ 70% मैंने सुना है। और उसको ये मानते हुए कि हम उनका जो पॉइंट है वो वैलिड होता है, और कहने लगे लोगों ने ये कहा था कि 75% पहले थी नहीं। हाँ भाई 75 नहीं थी पहले, 70% का जिक्र होता है। और यहाँ नरसम कमेटी ने भी 70% का जिक्र किया है, आपने 75 का किया है और आपने नोशनल मैक्सिमम मांगा है। आप देखिए पहले आपने क्या है, और वहाँ लगे लगाने के लिए हम सही थे, हम सही थे, तुम्हारा ज्ञापन बिल्कुल गलत है। और उसके बाद इसमें जो जो चीज़ हमारे फेवर की थी, एक तो रिजर्विस्ट को OROP की मांग देते हैं, प्री 2006 के लिए MACP को भी रिकमेंड कर रखा है। और इसके अलावा जो JW है वो तो ऑलरेडी कोर्ट से हो गए, उनका तो मामला ही सुलट गया, मुरक्षा समिति की जो कमेटी थी उसने उसको कर दिया। और तो कोई थी नहीं, 33 साल की टेबल बनानी है वो बन जाएंगी उनकी। और इनवैलिडमेंट का जो फायर इंजरी वगैरह का केस था वो भी था, सब फेवर में थे। लेकिन इसमें से एक भी रिकमेंडेशन भारत सरकार ने अभी मंजूर नहीं की है। अब हम चाहते हैं कि आप कहते हो ना हम क्या बनाएं ज्ञापन, क्या बनाएं, आप ज्ञापन बनाइए कि जो वन मैन जुडिशियल कमीशन की जो रिपोर्ट है जिसमें MACP को रिकमेंड किया है प्री 2006 के लिए, उसका लेटर लिखें आप भारत सरकार को। इसका हमने अपने ज्ञापन में पहले ही डिटेल रूप में आंकड़ों के साथ भारत सरकार को दे रखा है। ये आपका भी काम बनता है, आप लिखें, केवल यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करें। और ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, इसको तो मैं बताऊंगा। मैं तो हतप्रभ था कि जो सूबेदार सुरेश नारा साहब ने जो कुछ कहा है अपने उस लेख में, वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा लेखक हूं और धीरे धीरे लिख करके बहुत बड़ा, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या जहर इन आदमी ने बुलाया। और ऐसा जहर यदि आप लोगे, पहली बात तो आप एक सर्विस में नहीं हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, करो, कोई परेशानी नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकते हो। वहां ये पहलवानों का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप पहलवानों का पक्ष ले रहे हैं तो आप हमें यह बताइए कि जो कुछ भी निकला वहां क्या वो सही है। और यदि वो सही है कि एक जिंदी लड़की को आप मार लेते हो, उसका पोस्टमार्टम कराते हो, उसे बयान दिलाते हो, यदि ये सही है तब तो ठीक है, एक्शन होना चाहिए। और यदि ये झूठ का पुलिंदा था और बाद में पोल खुल गई, तो सर ये बताइए आप लड़ाई किस में करा रहे थे? क्या जाति संघर्ष कराने पे चले थे क्या? बस यही काम है। और हमको पता है कि इसके पीछे कौन है। आपके पीछे वही आदमी है और वही आदमी पहलवानों के पीछे था, ये पूरा देश जानता है। और केवल पहलवानों ने अपनी बेइज्जती कराई है और आप उसका पक्ष ले रहे हो। और आप इस प्रकार मतलब एक्सर्शन के बीच में आकर के वैसे पक्ष लोगे आप। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, आप पॉलिटिकल हो तो खूब हो। हर क्षेत्र में बीजेपी की कार्यकर्ता भूतपूर्व सैनिक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भूतपूर्व सैनिक हैं, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन वो वहाँ सैनिक हैं, वो आराम से पार्ट ले सकते हैं। लेकिन जब हम पूर्व पुरुषों की बात करते हैं, एक जगह आते हैं, तो वो अपनी जगह वहाँ है और यहाँ है। यहाँ आप जहर नहीं फैलाएं। आपका पोस्टमार्टम तो मैं भी करने वाला हूँ, आपने जो लेख लिखा है, क्योंकि आपने स्पष्ट बता दिया है कि आप निकल चुके हो बाहर। और तुम दूसरों को जो मीर जाफर जयचंद कहते हो ना, इसी को कहते हैं मीर जाफर और जयचंद, कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंक कर इसको एक्सप्रेशन का आंदोलन बता करके आप पॉलिटिकल गेम खेल रहे हो जंतर मंतर पर बैठ करके। बस इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।